एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 ईस्वी में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किया गया। काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 ईस्वी में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 1939 में जो है वो जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वर्ष 1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। तो वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अठारह ईस्वी में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में संपन्न राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता की थी। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 ईस्वी से 46 ईस्वी तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 ईस्वी में, लॉर्ड वेवेल 1945 ईस्वी में दोनों से वार्ताएं की। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन जो थे वो नवंबर 1946 ईस्वी में का अध्यक्ष चुना गया था।
तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1948 ईस्वी की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 ईस्वी और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ और फैजपुर क्रमशः दिसंबर 1929, अप्रैल 1936 और दिसंबर 1936 तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची मार्च 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सन 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नवंबर 1947 ईस्वी में जेपी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई में 1942 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद और फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फौजीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो है वो 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गांधी इरविन समझौते दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध जो है वो प्रस्ताव पारित किया। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बारे में हम अब रिवीजन करें। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसीलिए तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। वर्ष 1916 ईस्वी में देश में 2 होम रूल लिंगों की स्थापना शुरू हुई, जिसमें एक लिंग के नेता लोकमान्य तिलक थे तो दूसरे लिंग का नेतृत्व जो था वो एनी बेसेंट के नेतृत्व में था। दोनों लिंग की मांग स्वशासन थी। इसी लिंग आंदोलन के दौरान तिलक उपयुक्त नारा दिया गया था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकतर नरमपंथी नेता तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे।
का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।